Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. So myself Kushma Gupta, I'm going to teach you we have already started about the poetry section. हमने poetry section start किया हुआ है. तो poetry section में भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी third poem. ठीक है? First song of the open road and the second one Indian weavers हमने पढ़ लिया है. उसकी सारी एक्सरसाइज कर ली है. राइट. तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पोएम 2.3. ठीक है, जिसका नाम क्या है, द इंच के फ्रॉक. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये. एक्चुअली पोएम में उन्होंने एक स्टोरी बताई है विच इज़ वेरी रियली वेरी ब्यूटीफुल. ओके. सो लेकिन पोएम पढ़ने के पहले हम उसके पोएट के बारे में पढ़ लेंगे. ठीक है. और फॉर माई डेली अपडेटेड लेक्चर्स यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, रॉबर्ट साउथी. ओके. और उसके बाद हम समरी पढ़ेंगे. देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट द पोएम, ताकि मैं आपको वर्ड टू वर्ड एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी जब, तब आपको समरी के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. हम रॉबर्ट साउथी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले. रॉबर्ट साउथी, ही वॉज बोर्न इन रॉबर्ट साउथी ही वॉज बोर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड. उनका जन्म ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था. ही वॉज द सन ऑफ द ड्रैपर, एजुकेटेड एट द वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड द बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. उनका वो ड्रैपर के बेटे थे और जो उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, वेस्टमिंस्टर स्कूल में एंड द बेलियल कॉलेज में. ठीक है. ही वॉज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1843. वो क्या थे, पोएट लॉरिएट थे, मतलब वो महाकवि थे इंग्लैंड के. ओके. कितने से कितने पीरियड तक, 1813 टू 1843 के पीरियड में वो पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के. ओके. सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाइक द स्कॉलर, द बैटल ऑफ द ब्लेनम, बिशॉप हेटो, द इंच के प्रोक, ये सारी पोएम जो उन्होंने लिखी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, आर वेरी पॉपुलर विद द स्कूल चिल्ड्रन. स्कूली बच्चों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी पोएम्स. ओके. देन आफ्टर द इंच के प्रोक इज अ बैलड, मीन्स क्या, एक जिसे हम बोल सकते हैं एक लंबी स्टोरी है, पोएम के थ्रू इन्होंने बताई है वो, तो उसे बोला जाता है. ठीक है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द 14th सेंचुरी अटेम्प्ट बाय द अबॉट ऑफ एबरब्रोथोक. एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एबॉट. ओके. एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक, जिसका मेंशन आपको पोएम में भी मिलेगा. हु इज़ द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक. एक्चुअली ये कहानी है, इन्होंने एक पोएम में कहानी बताई है जिसकी मैं समरी बता देती हूँ. मीन्स उन्होंने क्या बताया है इस पोएम में कि एक समुद्री डाकू रहता है. तो जैसे उन्होंने, एक समुद्री डाकू रहता है जो क्या करता है, एक बेल लगी रहती है जो एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक ने लगाई रहती है. वो बेल समुद्र में लगाई रहती है एक चट्टान के ऊपर, ताकि लोगों को ये पता चले, जो भी कोई वहाँ से पास होगा तो उनको ये पता चले कि यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान है और रॉक है, तो जिसकी वजह से उनका कोई एक्सीडेंट एंड ऑल ना हो सी में, समुद्र में. लेकिन एक समुद्री डाकू ने क्या किया, दूसरों का बुरा करने के लिए उसने वो बेल को काट दिया. इंच के प्रोक पे जो बेल लगी थी तो उसे काट दिया, ताकि लोगों को परेशानी हो जाए, लोग वो डूब जाए और वो उनका सामान चुरा सके. डाकू, जो समुद्री डाकू है, वो उनका सामान चुरा सके. ठीक है. तो वो क्या होता है, एट द एंड वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है. तो यही स्टोरी है हमारी इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. मीन्स वो क्या करता है, दूसरों का बुरा करता है, एट द एंड वो ही फंस जाता है उस रॉक से, उसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वही फंस जाता है. इट मीन्स एज यू सो शैल यू रीप. जैसा आप बोगे वैसा ही आपको मिलेगा. राइट. तो हमें ये स्टोरी बता रही है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अगर बुरा करेंगी तो हमें भी सही पनिशमेंट मिलेगी एट द एंड. ओके. तो क्या है, आई होप समझ में आया, स्टोरी समझ में आया, इसका समरी समझ में आया, ताकि आप लोगों को पोएम इजीली समझ में आ जाएगा. ओके. तो क्या बोल रहे हैं वो, द इंच के प्रोक इज अ बेलार्ड. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी की स्टोरी है. अटेम्प्टेड बाय द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक. एबॉट मतलब क्या, जो हेड है, यहाँ पर देखो आपको मीनिंग दिखाई दे रहा है. एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक मीन्स एबॉट कौन होता है, द हेड ऑफ द एबे ऑफ द मॉन्क्स. मतलब जो जहाँ पर एक बिल्डिंग का हेड जिसे आप बोल सकते हो. एबॉट मीन्स क्या है, एक बिल्डिंग का हेड. वो बिल्डिंग कौन सी थी, अ बिल्डिंग वेयर द मॉन्क्स एंड द नन्स लिव ऑन द यूज टू लिव.
जहाँ पर वो क्रिश्चियन लोग रहते थे, तो उन लोगों, उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते थे क्रिश्चियंस लोग, तो उन उस बिल्डिंग के हेड को क्या बोलते हैं, एबॉट बोलते हैं। और एबरब्रोथोक, इट इज अ नेम ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो क्या है, इट इज द स्टोरी ऑफ द 14th सेंचुरी अटेम्प्टेड बाय द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक टू इंस्टॉल अ वार्निंग बेल ऑन द इंचकेप। एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक जो हेड थे वो बिल्डिंग के, एबॉट, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, वो एक बेल लगाई थी, इंस्टॉल की थी, मीन्स वार्निंग बेल उन्होंने लगाई थी। किधर लगाई थी, ऑन द इंच के रॉक, एक पत्थर के ऊपर। लोगों को वो पत्थर दिखाई नहीं देगा, चट्टान दिखाई नहीं देगी, जिस वजह से समुद्र में बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से उन्होंने उसके लिए क्या लगाया था, एक वार्निंग बेल लगाई थी। मतलब समुद्र में जब वो पानी चट्टान के ऊपर चला जाएगा, तो वो जब बेल को टच करेगा तो वो बेल बजेगी एंड सब लोगों को सुनाई देगी, ताकि लोगों को समझ में आए कि देर इज समथिंग हियर। ओके, अ नोटोरियस सैंडस्टोन एंड रीफ अबाउट 11 miles 18 kilometer off the east coast of the Angus, Scotland, near Dundee and the Fife occupied the Bell Rock Lighthouse। मतलब उन्होंने ये पूरी जगह पर आपको एरिया बता रखा है, 11 किलोमीटर, 11 miles 18 किलोमीटर अवे, राइट। तो ये वहाँ स्कॉटलैंड में, यहाँ पर ही उन्होंने एक समुद्र में एक उन्होंने बेल लगा रखी थी इंच कैप रॉक के ऊपर। ठीक है, तो साउथी, अभी इस पोइम में उन्होंने क्या मेंशन किया है, यहाँ से देखेंगे हम। साउथी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ द पायरेट। जो साउथी थे वो एक समुद्री डाकू की एक पौराणिक कथा से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। साउथी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ अ पायरेट। पायरेट कौन, समुद्री डाकू। ठीक है, हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक। उन्होंने क्या किया था, इंचकेप रॉक से वो बेल हटा दी थी। Southey was inspired by the legendary story of the pirate who removed the bell on the Inchcape rock placed by the abbot of Aberbrothock। साउथी क्या थे, इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। साउथी थे वो इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, किससे, एक पौराणिक कथा से, जो कि किसकी थी, पौराणिक स्टोरी से, पुरानी स्टोरी से वो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे साउथी। स्टोरी थी पायरेट की, मतलब एक समुद्री डाकू की, जिसने क्या किया था, हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक, जिसने वो इंचकेप रॉक से एक बेल हटा दी थी। वो बेल किसने प्लेस की थी वहां पर, किसने लगाई थी, एबॉट ने लगाई थी ऑफ एबरब्रोथोक। द पोएम गिव्स अस अ मैसेज, दैट पोएम हमें, तो द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद द ड्यू पनिशमेंट। मतलब ये कहानी, ये जो पोएम है, हमें ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि जो गलत काम करेंगे, जो कोई भी गलत काम करेगा, तो उसे एक सज़ा मिलेगी, एक ड्यू पनिशमेंट, एक उचित सज़ा बराबर मिलेगी एट द एंड। मतलब हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे तो वैसा ही हमें मिलेगा रिटर्न में, एक ना एक दिन। ठीक है, सो वी मस्ट डू गुड टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, ताकि एट द एंड हमारे साथ भी अच्छा हो। ठीक है, तो ये स्टोरी है जो साउथी ने लिखी है, रॉबर्ट साउथी ने लिखी है। तो अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अभी हम देखेंगे कि इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। देखो, सी बी, मतलब हर दो लाइन के लास्ट वर्ड जो है वो राइमिंग है उनका। जो बोलते तो आवाज सेम आती है, मोशन ओशन, शॉक रॉक, बेल फेल बेल, है ना। तो सेम आवाज आती है ना हर एक पैराग्राफ में, हर एक दो लाइन के एंड वर्ड। एबरब्रोथोक रॉक, स्वंग रंग, मतलब यहाँ पर ए है, मतलब ए की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर बी की आवाज आ रही है। अगेन ए बी, मतलब हम कैसे बोलेंगे कि हर दो लाइन का जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, राइमिंग दे रहा है ना। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। दिस पोएम राइमिंग स्कीम इज ए बी। ओके, दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड टू यू एग्जाम। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए राइमिंग स्कीम क्या है इसका, ए बी। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम पोएम। ओके, तो क्या है, द इंचकेप रॉक। स्टोरी आपको समझ में आ गई है कि समुद्री डाकू के बारे में कहानी है, उसने कैसा किया बुरा, तो उसके साथ भी एट द एंड बुरा हुआ। चलो, क्या है, ये पैराग्राफ है। व्हाट दे आर सेइंग, नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वाज स्टेडी इन द ओशन। क्या बता रहे हैं आपको वो, कि नो स्टीर, आप हार्ड वर्ड्स का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,
नो स्टीर इन द एयर, स्टीर मीन्स हलचल, कोई भी हलचल नहीं थी हवा में। नो स्टीर इन द सी मतलब समुद्र में भी कोई हलचल नहीं थी, ना तो हवा में भी कोई हलचल थी, ना तो समुद्र में कोई हलचल थी। मीन्स ना हवा चल रही थी, ना समुद्र में कोई पानी की आवाज आ रही थी, मूवमेंट हो रहा था। द शिप वॉज एज स्टिल, स्टिल मतलब रुकी हुई, स्थिर शांत थी वो। एज शी कुड बी, शी मतलब शिप के बारे में बोला गया, मतलब शिप एकदम शांत खड़ी थी, एक जगह पर खड़ी थी, चल नहीं रही थी वो, शिप रुकी हुई थी। हाँ, कोई हवा नहीं चल रही थी, ना सी में कोई आवाज कोई हलचल हो रही थी, और वो जो शिप थी वो भी चुपचाप खड़ी थी, मतलब शांत खड़ी थी। ओके, हर सेल्स फ्रॉम दी हेवन रिसीव्ड नो मोशन। हर सेल्स मतलब हर मीन्स किसके लिए बोला है, यहाँ पर शिप के लिए बोला है। ठीक है, सेल्स मतलब समुद्र की यात्रा। हर सेल्स फ्रॉम दी हेवन रिसीव्ड नो मोशन, मतलब शिप की यात्रा करने के लिए कोई भी ऊपर से कोई भी गति नहीं हो रही थी। नो मोशन मतलब कोई गति नहीं हो रही थी। ओके, कोई गति भी नहीं हो रही थी, मतलब वो जो शिप थी वो रुकी हुई थी। ठीक है, स्थिर थी एक जगह पर। हर नील वॉज स्टडी इन द ओशन, नील मीन्स क्या, एक क्या रहता है, एक बैलेंस बनाने के लिए एक स्टैंड रहता है, शिप का भी एक नीचे की तरफ एक स्टैंड रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या था, वह स्टडी, स्टडी मतलब वो बैलेंस बना के खड़ा था, मतलब स्टैंड लगा हुआ था शिप का, शिप एक जगह पर रुकी हुई थी, शिप चल नहीं रही थी, ना हवा में कोई था, ना समुद्र में कोई हलचल थी। ठीक है, तो ये हमें एक मौसम के बारे में बताया हुआ है, वो की जगह कैसी थी उसके बारे में हमें बताया हुआ है। ठीक है, आगे, विदाउट आइदर साइन और द साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। क्या बोल रहे हैं आपको इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा में आपको क्या बोला गया है, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, मतलब वहां पर किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई साइन नहीं था, हवा का भी नहीं था, और किसी समुद्र के पानी की आवाज भी नहीं आ रही थी। ओके, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, जो पत्थर था ना इंचकेप रॉक, जिसकी कहानी है ये, समुद्र में एक पत्थर था जिसका नाम क्या, चट्टान थी बहुत बड़ी, जिसका नाम क्या है, इंचकेप रॉक। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, जो वो समुद्र में जो चट्टान का नाम है उसे बोलते हैं इंचकेप रॉक, और जो वेव्स मतलब जो लहरें थी, पानी में जो लहरें थी वो इंचकेप रॉक के ऊपर से चल रही थी, मतलब पानी का बहाव ज्यादा नहीं था। ओके, सो लिटल दे रोज सो लिटल दे फेल, मतलब वो इतने धीमे धीमे चल रही थी, उनकी कोई आवाज नहीं आ रही थी, लिटल मतलब धीरे धीरे, दे रोज इतना ऊंची, इतना धीरे से वो ऊंची उठती थी लहरें, और सो लिटिल दे फेल, और इतनी धीमे से वो नीचे गिरती थी लहरें, समुद्र की लहरें। दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल, मतलब जब इंच की चट्टान के ऊपर आप देख सकते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हो कि जब हमारे पास जो कोई चट्टान है, चट्टान के ऊपर से जब कोई पानी जाएगा तभी बेल बजेगी ना। अबॉट ब्रोथोक ने क्या लगाया था, एक बेल लगाई थी इस इंच के रॉक के ऊपर, आप देख सकते हो इंच के रूप के ऊपर बेल लगाई थी, तो जब पानी बेल को टच करेगा, समुद्र का पानी जब बेल को टच करेगा तभी बेल बजेगी ना। लेकिन पानी एकदम धीमा था, आवाज नहीं आ रही थी, कोई हलचल नहीं थी, ना हवा में ना किसी किधर भी। ठीक है, एकदम शांत मौसम था। ठीक है, अभी आपको क्या बताया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, द अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक हैज प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, ये बेल किसने लगाई थी, इंचकेप रॉक पर ये बेल किसने लगाई थी, अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, उन्होंने ये बेल लगाई थी। ठीक है, अबॉट कौन थे, वो बिल्डिंग के हेड थे। ठीक है, उन्होंने वो क्या लगाई थी, कौन सी बिल्डिंग के हेड थे वो, जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन रहते थे, उस बिल्डिंग के वो हेड थे, और प्लेस का नाम क्या था, एबरब्रोथोक। तो मतलब एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक ने वो बेल लगाई थी, किधर लगाई थी, इंच के रॉक पर वो बेल प्लेस की थी, लगाई थी। ऑन अ बॉय ऑन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, मतलब क्या था, वो बांध दिया गया था, है ना। इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, जब कोई तूफान आता था तब वो बजती थी, बेल बजती थी, है ना। और या फिर समुद्र का पानी जब उसको टच करता था बेल को, देन इट फ्लोटेड, है ना। एंड ओवर द वेव्स इट वार्निंग रंग, जब उसकी वेव्स, जब लहरें, समुद्र की लहरें उसके पार चली जाती थी, समुद्र की चट्टान के इंच के प्रोक के ऊपर चली जाती थी, जब वो बेल को टच करती थी तो वो बेल बजती थी, जिससे लोगों को एक चेतावनी मिल जाती थी, वार्निंग मिल जाती थी कि यहाँ पर कुछ तो भी क्या है, एक रॉक है, जिससे वो बच जाते थे, क्योंकि समुद्र में अगर कोई चट्टान वगैरह टकरा जाएगी किसी जहाज को तो वो जहाज टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए उन्होंने एक बेल लगा दी थी एबर्ट ब्रोथोक ने, ताकि सब लोग सेफ रहे। ठीक है,
अभी आगे की पोएम हम देख रहे हैं, क्या है अगला स्टैंजा क्या है? When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. क्या है? When the rock was hit by the surge swell. surge swell का मीनिंग आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Sudden and great rise in the level of the sea. जब समुद्र का लहरें अचानक से उठ जाती थी, जब बढ़ जाती थी लहरें, द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल. तो मैरिनर्स मतलब जो नाव चलाते थे, नाविक जो नाव चलाते थे, उनको क्या सुन जाती थी? वो लैंडस्केप इंचकेप रॉक की सॉरी इंचकेप रॉक के ऊपर लगी हुई वो बेल आवाज़ करती थी, और सबको नाविक लोगों को जो नाव चलाते थे उनको क्या मिल जाती थी? एक वार्निंग मिल जाती थी, चेतावनी मिल जाती थी कि यहाँ पर कोई रॉक है. ठीक है. एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक एंड ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ ओक. तो वो समझ जाते थे, जब वो आवाज़ होती थी, बैल की कोई आवाज़ होती थी, तो वो समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई रॉक है. पेरिलस मीन्स क्या? डेंजरस. पेरिलस मीन्स आपको देखो क्या था, क्या देखा था हमने? एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक. तो वो जब बेल बजती थी, समुद्र की बेल बजती थी, तो वो नाविक समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई पेरिलस रॉक है. पेरिलस मीन्स डेंजरस. देखो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है. एंड ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ. ब्लेस्ड का क्या है? एक फॉर्म है जिसका मतलब है ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग मतलब वो आशीर्वाद देते थे, उनको दुआएं देते थे. किसे? एबॉट को. एबरब्रोथ के एबॉट को क्या देते थे? दुआएं देते थे कि भाई अच्छा हुआ आपकी वजह से, आपने जो बेल लगाई उसकी वजह से हमें वार्निंग मिल गई और हमारा जहाज बच गया, है ना. तो अभी एक बार रिपीट हम पढ़ लेते हैं ये स्टैंजा. क्या है? व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्ज स्वेल. सर्ज स्वेल मीन्स क्या? सर्ज स्वेल मीन्स अचानक से जब वो समुद्र का पानी बढ़ जाता है ना, तो उसकी लहरें जब टच करती है किसे? समुद्र के चट्टान के ऊपर चली जाती है, तो उसे बोलते हैं सर्ज स्वेल. क्योंकि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है सडन एंड द राइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द सी. जब समुद्र का पानी अचानक से उसका बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं सर्ज स्वेल. ओके. एंड व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्ज स्वेल. रॉक जब ढक जाता था समुद्र के पानी से, मतलब जब पानी समुद्र चट्टान के ऊपर चला जाता था, बेल को टच करता था, द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल. तब बेल बजती थी और वो किसे सुनाई देती थी? मैरिनर्स को. मैरिनर्स किसे बोलते हैं? नाविक. ठीक है, जो नाव चलाते हैं उन्हें बोलते हैं नाविक. उन्हें वो बेल की आवाज सुनती थी. एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक. तब वो समझ जाते थे यहाँ पर कोई पत्थर है, चट्टान है. डेंजरस. पेरिलस मीन्स क्या? डेंजरस. बहुत डेंजर वाली चट्टान है. एंड ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ. और फिर वो सारे नाविक क्या करते थे? दुआएं देते थे. उनके मन से दुआ निकलती थी. ब्लेस्ड मतलब दुआ निकलती थी. फॉर द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ. एबॉट ब्रोथ के लिए क्या निकलती थी? उनके मन से दुआ निकलती थी. देन आफ्टर अगला पैसेज क्या है? द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे. जो उस टाइम पे जो सूरज था, इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, वो बहुत ही चमकदार रोशनी दे रहा था, बहुत ही चमक रहा था. ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे. मतलब एक दिन की बात हो रही है, एक्चुअली स्टोरी से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. एक दिन की बात हो रही है जब सूरज एकदम चमक रहा था. शाइनिंग गे, बहुत ही गे मतलब तो जो होता है जो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा था सूरज. ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे. उस दिन सभी चीजें बहुत ही खुश थी. मतलब हर जगह पर खुशी थी, जॉय था, मजा था. द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड. जो सी बर्ड्स, जो समुद्र में जो पक्षी थे, वो क्या कर रहे थे? स्क्रीम्ड मतलब चहचहा रहे थे, है ना. आवाज करते हैं ना, चू चू आवाज करते, चहचहा रहे थे. दे व्हील्स अराउंड मतलब गोल 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 एक गोल गोल ऐसे घूम रहे थे सारे पक्षी. तो उसमें ऐसे घूम घूम के क्या कर रहे थे? आवाज कर रहे थे. ठीक है. दे वर स्क्रीमिंग in the round. That's why they have used the wheels round. And there were joyous in their sound. और उनकी जो पक्षियों की जो आवाज थी उसमें भी क्या था? जॉय था, मतलब खुशी झलक रही थी. ठीक है. तो मतलब बहुत ही अच्छा दिन था. मतलब हर जगह पर खुशियां थी, पक्षी चहचहा रहे थे. लेकिन क्या हुआ? अब क्या है अगला पैसे? अगला स्टेंजा क्या है? द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन. सर राल्फ द रोवर वॉकड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक. क्या है इसका मतलब? क्या है इस स्टेंजा का? द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल. बॉय मीन्स क्या? जो बांधा हुआ था. ओके. क्या बांधा हुआ था? इंचकेप बेल, जो इंचकेप रॉक पे जो बेल बांधा हुआ था ना, बांधना मतलब बॉय. ओके. द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन. उनके पे बेल दिखी. किसे दिखी? अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन. डार्कर स्पेक, स्पेक मीन्स क्या?
स्पेक जिसे इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एक टाइनी डॉट, एक छोटा सा बारीक सा बिंदु के जैसा दिखा। ऑन द ओशन ग्रीन, समुद्र एकदम साफ था, एकदम प्योर था, ग्रीन कलर का दिख रहा था। सर राल्फ द रोवर, सर राल्फ द रोवर मीन्स कौन थे वो? सर राल्फ द रोवर मीन्स समुद्री डाकू, पायरेट इनका नाम है राल्फ। ओके, द रोवर क्या है? अ सी पायरेट, एक सी पायरेट था, मतलब समुद्री डाकू। सर राल्फ द रोवर ने क्या देखा कि मतलब इंच कैप पर उसे बेल दिखाई दी थी कि बंधी हुई है। बॉय मतलब बंधी हुई है, बैंड इंच के पे बेल बंधी हुई है, इंच के रोक को। वो एक बिंदु के जैसे दिखाई दी किसे? ये पायरेट को, जिसका नाम क्या था? सर राल्फ द रोवर। वॉकड हिज डेक, तो वो अपने जो जहाज था उसके फर्श पर खड़े हो गए। डेक मतलब शिप का फ्लोर, जो शिप का जो फर्श होता है ना, जिस शिप में वो थे, उस शिप के वो फ्लोर पे खड़े हो गए, फर्श पर वो खड़े हो गए। एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, और उनका जो नजर थी किसके ऊपर थी? वो बेल के ऊपर थी। वो बेल को क्या करना चाहते थे? तोड़ना चाहते थे, ठीक है, ताकि सब लोगों का हार्म हो, और वो उन सबका जहाज का, जो भी जहाज उसे टकराएगा तो वो उसे लूटना चाहता था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? सर राल्फ ने देख लिया बेल को। ओके, देन आफ्टर ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ द स्प्रिंग, उसे मतलब कोई बुरे पर्सन को कुछ अच्छा दिख जाए तो उसे खराब करने के लिए उसे इतनी खुशी हो गई, इतने ज्यादा खुश हो गया। स्प्रिंग मतलब एक मौसम है। चीयरिंग पावर ऑफ द स्प्रिंग, उसे ऐसा लगने लगा जैसे भाई उसे कितनी पावर मिल गई, बहुत ही खुशी हो गई उसे। चीयरिंग मीन्स खुशी होना। ही मेड हिज विसल, इट मेड हिम सिंग, उसने सीटी बजाई और गाने गाने लगा। हिज हर्ट वॉज मिर्थफुल टू एक्सेस, मिर्थफुल मीन्स क्या? उसका हर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। मिर्थफुल टू एक्सेस किसे बोलते हैं? बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा खुश होना, दैट इज कॉल्ड एज अ मिर्थफुल टू एक्सेस। ओके, बहुत ही ज्यादा खुश होना। बट द रोवर्स मिर्थ वॉज विकेडनेस, मतलब जो उसका जो मिर्थनेस था, मतलब जो वो खुश था, उसकी खुशी किस वजह से थी? कोई विकेडनेस मतलब कुछ वो चालबाज करने वाला था, कुछ शैतानी हरकत करने वाला था। मीन्स क्या? वो बेल को वो तोड़ने वाला था। आप देख सकते हो, ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो बेल को क्या कर रहा है? काट रहा है ना? मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन जो उसकी जो खुशी थी वो एक गलत वजह से थी, क्योंकि वो किसी को हार्म पहुंचाना चाहता था, वो बेल को काटना चाहता था। ओके, हिज आई वॉज ऑन द इंच कैप फ्लोट, उसका उसकी नजर किस पे गई? उसकी आई, हिज आई ऑन द इंच कैप फ्लोट, मतलब उसकी नजर किसके ऊपर गई? इंच के फ्लोट, मतलब जो लटक रही थी ना, जो बेल लटक रही थी इंच के प्रॉक के ऊपर, उसकी नजर बेल के ऊपर गई। क्वाथ मतलब कहना। सैड मतलब उन्होंने क्या कहा? माई मैन पुट आउट द बोट, माई मैन मतलब जो नाव चला रहा था ना, ये जो पायरेट, ये जो समुद्री डाकू जिसमें था, उस नाव को जो चला रहा था उसको उन्होंने बोला कि माई मैन पुट आउट द बोट, मतलब बोट को ले चलो। एंड रो मी टू द इंच केप रॉक, और मुझे किसके पास ले चलो? इंच केप रॉक के पास ले चलो। आई विल प्लेग द एबोट ऑफ एबरब्रोथोक, मैं क्या कर दूंगा? प्लेग, प्लेग मतलब क्या कर दूंगा मैं? कोज पेन और ट्रबल, मैं लोगों को क्या कर दूंगा? मुश्किल में डाल दूंगा। वो बेल तोड़ दूंगा, और किसको मुश्किल में डाल दूंगा? एबोट ऑफ एबरब्रोथोक को मुश्किल में डाल दूंगा, ठीक है, दुख पहुंचाऊंगा, उसका ये मकसद था। ठीक है, उसकी नजर चली गई थी, क्या है? हिज आइज वाइज ऑन द इनके फ्लोट, उसकी नजर चली गई थी इंच के बेल पर, और उसने क्या कहा अपने ड्राइवर से? क्या कहा कि बोट को ले चलो। एंड रोमी, रोमी मतलब ले चलो मुझे, फास्टली ले चलो, रोमी मतलब फास्ट ले चलो मुझे, टू द इंच के प्रोक, इंच के प्रोक की इधर ले चलो। एंड आई विल प्लेस द अबाउट ऑफ एबरब्रोथ, प्लेग भी बोल सकते हो, प्लेस बोल सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है सबका। तो आई विल प्लेस द एबोट ऑफ एबरब्रोथोक, मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, लाइक दैट उसका बिहेवियर था, बिकॉज वो समुद्री डाकू था। ठीक है, उसके बाद द बोट इज लोअर्ड एंड द बोटमैन रो, द बोट इज लोअर्ड, तो फिर बोट पहुंच गई, है ना, बोट वहां पर पहुंच गई। एंड द बोटमैन रो, और बोटमैन वहां पे पहुंच गया, जो नाव चला रहा था, ये समुद्री डाकू की जो नाव चला रहा था वो वहां पे पहुंच गया, मतलब नाव वहां पे पहुंच गई। एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो, और वो कहाँ पे पहुंच गए? इंचकेप रॉक पे पहुंच गए। सर राल्फ बेंट ओवर द बोट, सर राल्फ किसके ऊपर झुका? बेंट मतलब झुकना, किसके ऊपर झुका? बोट पे झुका। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप रॉक, और उसने क्या किया? इंचकेप रॉक की बेल को क्या कर दिया? इंचकेप रॉक की जो बेल थी उसे क्या कर दिया? काट दिया। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, बेल को काट दिया उसने। ठीक है, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मोटिव्स, वो अपने गलत इरादों में सफल हो गया, है ना, उसने बेल काट दी। देन आफ्टर संक डाउन द बेल विद अ
गर्गलिंग साउंड। वो बेल थी जो ऐसे डूबने की आवाज़ कैसे आती है, जब पानी में कोई चीज़ डूबती है तो कैसी आवाज़ आती है? तो पानी डूबने जब वो बेल डूबी, जो पानी में गई, संक होना मतलब डूबना। डाउन संक द बेल विद द गर्गलिंग साउंड, वो बेल टूट गई और वो उसके जब पानी में गई तो उसके अंदर से एक कैसी आवाज़ आती है ना? गुडु, 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 ये आवाज़ आती है ना पानी में डूबने पे कोई भी चीज़, तो बेल जब पानी में गई, समुद्र के पानी में गई तो ऐसी आवाज़ आने लगी, गर्गलिंग साउंड। द बबल्स रोज एंड द बर्स्ट अराउंड, फिर जब कोई भी चीज़ जाती है तो बबल्स उठते हैं ना, थोड़े बबल्स उठते हैं, है ना? और हर तरफ ये बबल दिखने लगे भी कोई चीज़ डूब रही है। क्वाट सर राल्फ, फिर वो जो पायरेट था जिसका नाम क्या था, सर राल्फ था, उसने क्या कहा? क्वाथ मतलब कहना, क्या कहा? द नेक्स्ट हु कम टू द रॉक, जो भी अभी दूसरा कोई भी अगर रॉक की इधर आएगा तो उसे बेल सुनाई नहीं देगी। वुड नॉट ब्लेस द एबोट ऑफ एबरब्रोथो, तो वो अपनी दुआएं एबोट ऑफ एबरब्रोथो को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे बेल की आवाज़, उसे क्या होगा? उसे बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बेल तो वो काट चुका है, उसे समझ में नहीं आएगा। जो भी कोई नेक्स्ट आएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई रॉक है, और वो उस जहाज को क्या करेगा? लूट लेगा। ठीक है, अभी एक और पेज बाकी है इस पोएम का, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। क्या हो गया था? द सर राल्फ द रोवर, सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, वो जो राल्फ थे, जो वो पायरेट था, वो चला गया था, है ना? एंड ही स्कोर्ड द सी फॉर अ मैनी डे, मतलब वो बहुत दिनों तक क्या करता रहा? फ्रीली वो समुद्र में घूमता रहा, और क्या करता रहा? और जो भी शिप वो इंच के प्रॉक से टकरा जाती थी, उस शिप को वो लूट लेता था। एंड नाउ ग्रोन रिच विद प्लंडर स्टोर, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुका था, बहुत ही ज़्यादा पैसा आ चुका था, क्योंकि उसके पास लूटा हुआ पैसा था। एंड ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर अ स्कॉटलैंड शोर, स्टीयर मतलब वो क्या किया रहा? डायरेक्ट द कोर्स ऑफ द शिप, और उसने अपना शिप का मूव, बहुत सारा पैसा लूटने के बाद उसने अपने शिप को किधर ले गया? वो स्कॉटलैंड के किनारे पे ले गया। शोर मतलब किनारा, ठीक है ना? स्कॉटलैंड का जो समुद्र था उस किनारे पे वो ले गया। स्टीर मतलब ले जाना, ठीक है? उसके बाद सो थिक हेज ओवर, ये जो है ना, और ये जो अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है दैट इज ओवर, ओके, दैट इज ओवर, ओके। सो थिक, हेज मतलब क्या? धुंधला, ठीक है ना? सो थिक हेज ओवर स्प्रेड द स्काई, पूरा स्काई क्या हो चुका था? धुंधला हो चुका था, है ना? उसने बहुत बुरा किया था, तो भगवान अभी प्रकृति अपना कमाल दिखाएगी, ठीक है? जैसे इंसान बहुत बुरा हो चुका है ना? वैसे ही कोरोना आ चुका है ना? तो वैसे ही अभी मतलब उसने इतना बुरा किया, उसने वो इंच के बेल को काट दिया और सारी शिप को लूटने लगा, लोगों को मारने लगा। इतना बुरा होने की वजह से प्रकृति अपना कमाल दिखाएगी। सो थिक हेज ओवर स्प्रेड द स्काई, हेज मतलब धुंधला हो जाना, पूरा आकाश धुंधला हो गया, ओके। ओवर स्प्रेड द स्काई मतलब पूरे आकाश में धुंधलापन छा गया, है ना? दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। किसे? इस पायरेट को, मतलब समुद्री डाकू को, राल्फ को, है ना? उसका नाम क्या था? सर राल्फ, है ना? द विंड हैथ, हैथ मतलब हैव, पहले हैव को हैथ लिखा जाता था, ये हैथ नहीं है, वो हैव है, ओके। क्या है? द विंड हैव ब्लोन ओवर अ गेल ऑल डे, वहाँ पर एकदम तूफान चलने लगा, मतलब एकदम आंधी चलने लगी। तूफान, गेल मतलब तूफान, गेल मीन्स क्या? तूफान, ठीक है? तूफान चलने लगा। द विंड हैव ब्लोन अ गेल ऑल डे मतलब पूरा दिन एकदम ऐसा, पूरा आकाश धुंधला हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम काला आसमान हो गया था, है ना? और पूरे जगह पर तूफान छा गया था। गेल मीन्स तूफान। एट इवनिंग इट हैव डाइड अवे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मरने को टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी प्रकृति अपना कमाल दिखाएगी। अगर कुछ किसी के साथ बुरा करता है तो एट द एंड उसके साथ भी बुरा ही होता है ना? तो वही हो रहा है इधर। उसके बाद क्या है? ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, ऑन द डेक मतलब शिप का जो फर्श रहता है ना, फ्लोर रहता है, उधर क्या होता है? रोवर खड़ा होता है, टेक्स हिज स्टैंड, वो वहाँ पे खड़ा होता है। सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, अब इतना अंधेरा छा चुका था कि उन्हें ज़मीन भी दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ओके। क्वाथ सर राल्फ, फिर सर राल्फ जो पायरेट है, जो समुद्री डाकू है, वो क्या बोलता है? कहता है इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज डॉन ऑफ राइजिंग मून, वो बोल रहा है कि जब सूरज ढलेगा, जब मून, जब चांद, चांद आने पर, ऑन द डॉन ऑफ द राइजिंग मून मतलब चांद के आने पर, इट विल बी लाइटर सून मतलब सब ठीक हो जाएगा, उसे ऐसा लगता है, ठीक है। बट देन आफ्टर कांट्स, कांट्स मीन्स क्या? कांट किसे बोलते? कैन,
कांट मतलब कैन, हेयर मतलब सुनना, वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सैड वन द ब्रेकर्स रोर, ब्रेकर्स किसे बोलते हैं, जो वेव्स, जो लहरों की आवाज होती है ना, जो तूफान की आवाज होती है, उसे बोलते हैं ब्रेकर्स रोर। रोर मतलब गुर्राना, जैसे शेर गुर्राता है ना, वैसे ही ब्रेकर्स मतलब समुद्र की जो लहरें थी, साउंड ऑफ वेव्स, ब्रेकर्स रोर मतलब साउंड ऑफ वेव्स। ओके, जो वेव्स की आवाज़ थी, कभी कभी किसी चीज़ की आवाज़ इतनी होती है कि कुछ और सुनाई ही नहीं देता, है ना, तो वो क्या बोल रही है, कैन नॉट, कांट्स मतलब कैन नॉट, ओके, हेयर, वो बोल रहे कैन नॉट हेयर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, वो बोल रहे हमें तूफान की आवाज़ में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, मी थिंग्स मतलब कौन बोल रहा है इसको, ये समुद्री डाकू क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है, मी थिंग्स मतलब मुझे लगता है, ओके, सीम्स टू मी, मुझे क्या लगता है, वी शुड बी नियर द शोर, मुझे लगता है कि हम किनारे के पास होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो गेस कर रहा है कि भाई हम शोर मतलब किनारे के पास होंगे। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, समुद्री डाकू क्या बोलता है कि अभी हम कहाँ पर है मैं नहीं बता सकता, बट आई विश आई कुड हेयर द इंच के बेल, वो अभी उसे समझ में आता है कि अगर मैं इंच के बेल की आवाज़ सुन पाता तो अच्छा रहता, है ना, बट आई विश आई कुड हेयर द इंच के बेल, वो बोलता है कि काश मैं इंच के बेल की आवाज़ सुन पाता, लेकिन उसने खुद के लिए गड्ढा खुद ही खोदा, है ना, उसने वो इंच के बेल काट दी, और आज वो इंच के बेल को सोच रहा है कि अगर होती तो मेरी जान बच जाती, क्योंकि अब भी वो जो तूफान का मौसम हो चुका है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे ये नहीं पता कि उसका जहाज किस दिशा में जा रहा है ना, ही इज इन ग्रेट डेंजर। तो दे हेयर नो साउंड, देन आफ्टर दे हेयर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, दो द विंड हैथ मीन्स हैव फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग टिल द वेसल स्ट्राइक विद द शिवरिंग शॉक, ओ क्रिस्ट इट इज द इंच कैप रॉक। क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कहानी में, दे हेयर नो साउंड, उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि लहरों की आवाज़ इतनी तेज़ हो चुकी है, आंधी तूफान आ रहा है, इतनी तेज़ हो चुकी है। द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, स्वेल मतलब वही, स्वेल मतलब भी साउंड ऑफ वेव होता है, ओके, स्वेल मीन्स क्या, साउंड ऑफ वेव मतलब लहरों की आवाज़, इज स्ट्रॉन्ग, जो लहरों की आवाज़ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग की थी कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, किसी की भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, एक दूसरे की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दो द विंड हैव फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग, जो ड्रिफ्ट मतलब मूव, ड्रिफ्ट क्या मतलब मूव, ठीक है ना, जहाँ पर हवा जा रही थी वहीं पे वो शिप जा रही थी, है ना, जिस डायरेक्शन में हवा का मूवमेंट था उसी डायरेक्शन में शिप जा रही थी। दो द विंड हैव फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग, वो हवा के साथ साथ मूव कर रहे थे, चल रही थी उसकी जहाज। टिल द वेसल स्ट्राइक विद द शिवरिंग रॉक, तभी क्या हुआ, जो उनका जो शिप है ना, वेसल, वेसल मतलब शिप, वेसल मतलब शिप, स्ट्राइक मतलब टकराना, किसके साथ, विद द शिवरिंग शॉक, शॉक मतलब एकदम शॉक के साथ वो टकरा जाती है वेसल, किसके साथ, इंचकेप रॉक के साथ। ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकेप रॉक, वो क्या बोलते हैं, इंचकेप रॉक के साथ वो बेल क्या हो जाती है, टकरा जाती है, उनका खुद का जहाज किसके साथ टकरा जाता है, इंचकेप बेल के साथ टकरा जाता है। पहले वो दूसरों की शिप टकराता था, उनको मरवा देता था, है ना, इंचकेप बेल कटने की वजह से जब शिप टकरा जाएगी तो वो जहाज डूब जाएगा ना, शिप डूब जाएगी तो फिर कोई बचेगा थोड़ी ना, तो वैसे ही अभी आज खुद के ऊपर वो नौबत आ गई है। सर राल्फ द रोवर, क्या बोल रहे हैं, द सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, अब वो गुस्से में पागल हो गया, रोवर अपने बाल खींचने लगा, अपने ही खुद के बाल खींचने लगा, वो समुद्री डाकू। ही क्रस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, क्रस्ट मतलब खुद ही को वो बुरा भला बोलने लगा, इन हिज डिस्पेयर, डिस्पेयर डिस्पेयर मतलब निराश होके वो खुद ही को बुरा भला बोलने लगा कि मैंने खुद के हाथों से क्या बुरा किया, मतलब वो बैल को काट दिया जिसकी वजह से आज मैं खुद डेंजर में हूँ। द वेव्स रश इन एवरी साइड, जो रेव्स थी, जो तूफान था, वो हर जगह पर, हर चारों तरफ वही चल रहा था, एवरी साइड। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जो वो पानी की लहरों में, जो समुद्र में वो शिप थी वो क्या हो रही थी, सिंकिंग बीनीथ, बीनीथ मतलब अंडर, सिंकिंग मतलब डूबना, वो टाइड मतलब लहरों में वो शिप डूब रही थी, मतलब समुद्र में वो शिप क्या हो रही थी, उनकी खुद की, वो समुद्री डाकू की शिप, खुद की शिप क्या हो रही थी, डूब रही थी। ओके, वन इवन इन हिज डाइंग फेयर, अपने मरने के डर में, वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हेयर, एक उसे एक डरावनी भयानक, ड्रेडफुल मतलब भयानक आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अ साउंड एज इफ द इंचकेप बेल, उसे किसकी आवाज सुनाई दे रही थी, इंचकेप बेल की आवाज सुनाई दे रही थी। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग दिस निल, डेविल बिलो मतलब डेविल कौन, यमराज, यमराज आ चुका था। बिलो वॉज सिंगिंग हिज नेल, नेल मतलब
उसका अंतिम समय आ चुका था। जैसे अंतिम नल किसे बोलते हैं, एक प्रोग्राम होता है हर किसी रिलीजन में अपना अपना अंतिम संस्कार के टाइम पर, एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ कुछ ना कुछ एक कार्यक्रम करते हैं, तो उसी में से एक नल एक क्रिश्चियन लोग करते हैं, डेविल। ओके, तो यमराज ने क्या कर दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे यमराज बेल बजा रहा है, मतलब जब कोई आखिरी समय आता है तो हमें अपने पूरे किए हुए बुरे काम ध्यान समझ में आ जाते, तो उसे भी समझ में आ चुका था कि मैंने जो दूसरों के साथ बुरा किया आज मेरे साथ भी वही बुरा हो रहा है, हम दूसरों के साथ जो करेंगे वही हमें होगा, अगर हम दूसरों के लिए कांटे बोएंगे तो हमें भी कांटे ही मिलेंगे। ओके, तो हमें क्या मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, हमें इस स्टोरी से ये मॉरल मिलता है कि सो शैल यू रीप एज यू सो, एज यू सो, जैसा आप बोओगे सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। ओके, मतलब आप जैसा बोओगे आपको वैसा ही सब मिलेगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज द मोरल ऑफ द पोएम। ओके, आई होप सबको समझ में आया है। ठीक है, सबको समझ में आया आई थिंक सो। सबने अच्छे से पढ़ना है, दैट आफ्टर आई विल शेयर द आंसर्स ऑफ ऑल द एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज की मैं आपसे आंसर शेयर करूंगी, आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, आपका कुछ कमेंट्स बताइए, आपको कुछ और चाहिए हो, कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को पक्का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच।